नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और इस समय हम एक फिर से नई चीज़ें लेके आए हैं ताकि आपको बता सकें कि मतलब जो चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है। और ख़ास तौर पर बात करेंगे हम रोज़गार कार्यालय की। देश में हर राज्य में रोज़गार कार्यालय होता है जहां पर बेरोज़गारों का पंजीयन होता है। पंजीयन इसलिए होता है ताकि सरकारों को ये पता चल सके कि कितने बेरोज़गार उस राज्य में हैं और उनके हिसाब से मतलब योजनाएँ या फिर जो नौकरी की बात आती है तो उसको मतलब उन्हीं रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से लिया जाता है। लेकिन इन रोज़गार कार्यालयों में पंजीयन होने के बावजूद भी इनका अस्तित्व न के बराबर है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि वो खुद ही भर्तियां कर लेते हैं अपने हिसाब से और रोज़गार कार्यालय का महत्व ही घट जाता है। जैसे जबलपुर की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से इस पे चला भी रहे हैं कार्यक्रम कि जो नौकरियां यहाँ पे दी गई हैं अनलीगल तरीके से और गलत तरीका जो यूज़ कर किया गया है, तो उसमें भी मतलब जो लोगों को नौकरियां तो दी गई मगर उसमें भी रोज़गार कार्यालय का कहीं भी रोल दिखाई नहीं देता है। तो आज हम फिर से बात करेंगे और हमारे साथ में अभिषेक जी हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे कि ये मतलब सारा मामला मतलब किस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब उसमें गहन चिंतन और काफ़ी इन्होंने डेटा भी कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो हम इसी मुद्दे को मतलब लगातार दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तो अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो रोज़गार कार्यालय जो होते हैं देश के हर राज्यों में होते, तो इसका मतलब क्या होता है और क्यों बनाए जाते हैं? सर देखिए, रोजगार कार्यालय का मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि भाई जो राज्य में कितने बेरोजगार हैं, कितने शिक्षित और क्या शिक्षा है और किस टाइप के शिक्षित हैं और किस टाइप के बेरोजगार हैं, तो उसका एक डाटा इकट्ठा करने का प्रावधान था। वो 90s जो मेरे को जहाँ तक ध्यान है 1959 में वो प्रावधान चालू कर दिया गया था। उसी के तहत मध्य प्रदेश में भी था। मध्य प्रदेश शासन ने कई बार ये आदेश जारी किया उसके बाद कि जिस विभाग में अगर नियुक्ति करनी है और उस विभाग का संबंधित नियुक्ति नियम नहीं है, तो अगर किसी अधिकारी को या किसी विभाग को किसी कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है तो वो रोजगार कार्यालय से जो पंजीकृत बेरोजगार हैं वहाँ से वो उठाएं। राज्य शासन ने ये हमेशा हर 2-3 साल में कंटिन्यू जारी रखे थे। इसी तरह अपन जैसे नगर निगम की बात करते तो नगर निगम में क्या था कि इसका कभी उपयोग ही नहीं किया गया। रोजगार कार्यालय से कभी इन्हें डेटा नहीं होता है। रोजगार कार्यालय का डेटा उठाने से ये होता है बेनिफिट कि भाई रोजगार कार्यालय में जो व्यक्ति अपना डेटा देता है तो पूरा डेटा वेरीफाई होता है। जो भी उसमें रहती है क्वेरी, डिग्री, जो भी डॉक्यूमेंट वो देते हैं सब वेरीफाई होता है और एक जाँच हो जाता है। और उसका उद्देश्य ये भी रहता है कि अगर शासन को कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से सीधे सीधे कर्मचारी को उठा लेती है कि भाई उनके पास पता है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो कहाँ के हैं, जन्म क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ उनके पास डेटा रोजगार कार्यालय में उपलब्ध रहता है। आज भी देखेंगे आप तो रोजगार कार्यालय का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रहा है कि अभी भी जितने भी नौकरियां मध्य प्रदेश शासन निकालती है तो उसमें रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन आपका हमेशा बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपकी वो कराई जाती है, क्योंकि उस दौरान में जो भी होता है वो अपनी जो क्वालिफिकेशन उसको वेरिफिकेशन वगैरह कर लेते हैं, फिर एक नंबर वहाँ से देते हैं, उसके आधार पर फिर आप अपना जो भी एग्ज़ाम होते हैं फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट के। लेकिन नगर निगम में क्या हुआ कि नगर निगम में कभी भी इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। नगर निगम में जहाँ तक हमें पता है ये शुरू से ही भाई भतीजावाद मतलब एक पुरखों की अपनी पुश्तैनी और वंशवाद जो चली आ रही है वो वंशवाद टाइप से ही प्रथा चलती आ रही है नगर निगम में कि अगर हमारे पिताजी नगर निगम में थे तो फिर उनके बच्चे जो थे वो कैसे भी करके नगर निगम में एडजस्ट हो ही जाते थे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि एक अशोक शुक्ला जी थे नगर निगम में, आपके ये अतिक्रमण शाखा में थे। उनके 2 बच्चे हैं जहाँ तक हमें मालूम है, एक मिश्रा जी वो शुक्ला जी हैं, अनिल शुक्ला, और दूसरा है अनुपम शुक्ला। जो इनका रिकॉर्ड है डेटा में, अशोक शुक्ला जी का जो जन्म है वो 1972 का है और अनुपम शुक्ला का है 1974 का है। अनुपम शुक्ला जी ने नगर निगम में नौकरी करते हुए जब इनकी 13 साल की उम्र थी, लगभग 13 से 14 साल की, तो ये नगर निगम में ज्वाइन कर लिए थे, जैसा कि इनने हाई कोर्ट में पुटअप किया। इनने अपने 1900 जो इनने बताया है उसके हिसाब से इनने अभी तक 12 पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल किए हैं नियमितीकरण करने के लिए। उसमें कई पिटीशन कंटेम्प्ट में भी लगे हैं, अपील भी लगी है, हर तरह की पिटीशन इन्हें जाहिर किया है। इनने जो इनका एक पिटीशन था WP 1395/2003, उसमें इनने जो दिया हुआ है लिख करके कि ये नगर निगम में 16/11/1988 से नगर निगम में सेवा कर रहे हैं लोक निर्माण विभाग में।
तो इस बेस पे जब हमने पता किया तो 16-11 के हिसाब से जब कैलकुलेट किया तो इनकी उम्र 13-14 साल थी। तो 14 साल की उम्र में कोई आदमी कैसे अपॉइंट हो गया और कैसे कोई आदमी उपयंत्री बन गया 16 साल में? भाई 10वीं पास करना भी मुश्किल है 14 साल में, तो ये 14 साल में कैसे मतलब 10वीं या डिप्लोमा कैसे प्राप्त कर लिए? पहला संदेश तो हो गया। इनके भाई भी ऑलरेडी पहले से 86 से उनको दिखा दिया गया कि 86 से वो नौकरी कर रहे हैं। उनके केस में तो और महान हुई थी कि 74 एक फर्जीवाड़ा हुआ था नगर निगम का, तो 74 में इनका भी नाम था। किनका? ये अपने अनिल शुक्ला जी का, अशोक शुक्ला जी के जो बड़े लड़के हैं। 74 वाला मामला? 74 वाला मामला ये था कि दुबे जी साहब जब होते थे उसमें उनने 4 लोगों को नियमित किया था, तो उसके सामने 4-7 लगा करके 7 को 74 में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें जितने भी नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों के सगे संबंधित थे तो उसमें सबको बाहर किया गया, जिसमें ज़्यादा लोग को तो बाहर भी नहीं कर पाए। नगर निगम ने तत्कालीन 10 लोग को बाहर किया था, वो भी पूरे दुबे फैमिली थी और मिश्रा जी लोग थे ऐसे, तो उनको सबको बाहर किया, लेकिन ये उसमें अभी बच गए हैं। तो इनका भी विनियमितीकरण भी नहीं हुआ। नगर निगम में दैनिक वेतनभोगी पे काम कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि एक भ्रष्टाचार की सबसे बड़े जड़ों में से एक है। और जहाँ तक है उद्यान विभाग में ही पदस्थ हैं और उद्यान विभाग आए दिन ही आप भ्रष्टाचार के उसमें सुनते होंगे होता है। अपन बात करते हैं अनुपम शुक्ला जी की, जिस पर मैंने स्टडी की है। अनुपम शुक्ला जी की तो उनने फिर जब 2005 में डिसीजन आया हाई कोर्ट का, जो माननीय न्यायाधीश ने महोदय ने जो दिया डिसीजन, आपको नाम मैं बता दूं कि मिश्रा जी वो थे, अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा साहब थे, जो वही अरुण मिश्रा साहब जिसने भी प्रशांत भूषण साहब वाले मामले में एक टिप की थी कि भाई इनको कैसे वो मतलब आपने और जो भी मतलब कोर्ट को 1 रुपये की पेनाल्टी लगाई थी उन पर। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने दिया कि भाई जो भी नगर निगम के प्रावधान के अनुसार जो है उसके तहत इनकी नियमितीकरण संभव है तो किया जाए, और किया जाए। एक और नॉर्मल जजमेंट दिए। उस जजमेंट के आधार पे अनुपम शुक्ला जी ने और 10 के आसपास पिटीशन हाई कोर्ट में लगाए, अपील किए, रिट लगाए, सब लगाए, सब में इनने चीज़ दिखाते गए। अनुपम शुक्ला का जब आरटीआई में जानकारी निकाली, क्योंकि जब तक आरटीआई एक्ट नहीं था तो सबकी अपनी अपनी मनमर्जी से चलता रहता था, कोई किसी का डेटा कहीं मिल ही नहीं सकता कि सरकारी डाटा है हम नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आरटीआई एक्ट आने के बाद से ये सब चीज़ें पब्लिक के बीच में आई है। और आरटीआई आने के बाद जो मैंने नगर निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की लिस्ट मांगी थी नगर निगम से, तो माननीय हीरालाल त्रिवेदी जो सूचना आयुक्त थे, तो उनके आदेश पर ये मिला था। उस आदेश से जब मैंने देखा तो अनुपम शुक्ला का जो अपॉइंटमेंट डेट था नगर निगम के रिकॉर्ड में वो 1/1/1990 था। पहला इनने जो कोर्ट में शपथ पत्र पे दिया कि हमारा 16/11/1988, नगर निगम में इनका रिकॉर्ड जो दिखाया 1/1/1990। इस आधार पे मैंने कंप्लेंट भी डाला, उस समय के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था 2015-16 के पेपर में। तो उस समय इनने क्या किया कि हमें ये बताया नगर निगम कि गलती से लिख गया होगा, तो फिर उसको 1993 कर दिया गया। डेट नहीं मेंशन किया गया, सीधे सीधे 1993 कर दिया गया। मतलब एक कर्मचारी की नगर निगम में अपॉइंटमेंट डेट 3 है, 16/11/88, 1/1/90 और 1/1993, जो कि सभी संभव ही नहीं है। फिर भी नगर निगम ने जांच की, बोला कि हाँ जांच हो रही है, जो भी होगा कार्रवाई होगी, लेकिन नगर निगम ने कभी भी उस पर नहीं किया कार्रवाई। और बाकायदे उसके विरुद्ध भाई अब ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं पता है। 2015 के बाद जो चीज़ पेपर में पब्लिश हो चुका है तो सबको पता है, और सामने संबंधित जो स्थापना अधीक्षक थे और अपने अपर आयुक्त थे स्थापना जो देखते थे, तो उन सबको ही ये चीज़ पता थी। उन्होंने बोला था कि मैं जांच कर रहा हूँ, लेकिन जांच करने की तो बात छोड़िए भाई, उसके बाद हाई कोर्ट में याचिका लगी, उस पर भी उसकी डिग्री होती जा रही है। लेकिन नगर निगम इस चीज़ पे कभी, इस चीज़ को कोर्ट को कोई बताया ही नहीं कि ये ऐसी गलतियाँ हैं। कुल मिला कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं कोर्ट को शुरू, नगर निगम के जितने भी कर्मचारी वाली याचिका हैं आप उसमें देखो कि सभी को कोर्ट में गुमराह किया गया, 100% कोर्ट को गुमराह किया गया है। कोर्ट को गुमराह, कोर्ट के पास इतना समय नहीं होता कि हर चीज़ को व्यक्तिगत तौर पर हैंडल करे। भाई कोर्ट की प्रोविज़न है कि कोर्ट में कोई याचिका है तो एक आयुक्त को बोला जाता है कि आयुक्त विभाग प्रमुख होने के नाते कि आप एक संबंधित प्रकरण के लिए OIC अपॉइंट करो, और OIC है वो प्रकरण की जांच करता है, जो पिटीशन में तथ्य लिखे गए हैं उस तथ्यों को देखते हुए जांच करके उसको सामने पुट अप करता है। लेकिन नगर निगम में ये चीज़ जो होती है, आयुक्त ने इसके लिए लीगल सेल भी है नगर निगम में, उसके लिए अधिवक्ता भी अपॉइंट है, लेकिन जो OIC अपॉइंट किए जाते हैं, आयुक्त तो हमेशा संभव नहीं कि व्यक्तिगत किसी को OIC अपॉइंट करे, तो जो भी विधि विभाग के कर्मचारी हैं उसमें भी ऐसी सब फर्जी भरे पड़े हैं, तो वो भी अपने हिसाब से किसी प्यून को, किसी बाबू को, किसी को भी, जबकि इसमें एक गस्टेड अफसर से नीचे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सारे प्रकरण में आप देखेंगे ना किसी को भी अपॉइंट किया गया है, और कभी भी सच नहीं बताया जाता नगर निगम की तरफ से। नगर निगम शांति से उसी कर्मचारी के फेवर में जवाब देगा या न देगा, नहीं देगा। जब जवाब नहीं देगा तो कोर्ट ये मानती है कि भाई जो सामने वाले ने बोला वो सही बोल रहा है।
तो उस समय में कोर्ट उसको एक नॉर्मल ऑर्डर दे देती है कि भाई कि नियमानुसार है प्रोविज़न तो इनको नियमितीकरण की जाए। जबकि हाई कोर्ट में एक पिटीशन था, जबकि विवेक तनखा साहब जब महाधिवक्ता थे तो 2000 में ही ऑर्डर आया था कि जितने भी 87 के बाद जो भी अपॉइंटमेंट की गई 87 के बाद सबको बाहर करें, और उसके बाद भी कोई अधिकारी किसी को अपॉइंट करता है तो उस अधिकारी के वेतन से उसका भुगतान काटा जाएगा अगर किया है तो। शासन ने ये चीज़ें 1985 से कंटिन्यू जारी रखी। हाई कोर्ट ने भी 2000 में ऑर्डर दिया, उसके बाद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर आए, फिर उमा देवी की जजमेंट के ऑर्डर आए, उसमें भी ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट दिया जाएगा 4-5 बिंदु पर कि भाई कि इनकी नियमितीकरण कैसे की गई है, नियुक्ति के समय इनकी आयु पूरी थी, इनकी शैक्षणिक योग्यता थी, इनका जाति प्रमाण पत्र था, ये इनके पास जो भी उस समय पद खाली था, पद स्वीकृत था, हर चीज़ को बोला। लेकिन नगर निगम ने कभी भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। और नगर निगम जो मेरे को अभी तक जो समझ में आया, ये लगातार 1990-88 के बाद की यहाँ पर बात करें हटाने की, तो 1988 के बाद से लगभग अरबों रुपए का ये पेमेंट किया है नगर निगम ने। और इसमें अधिकतम कम से कम जो मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से इन्हें 15-20 इंजीनियर ऐसे रख चुके हैं दैनिक वेतनभोगी पे। नियम में है इंजीनियरों का दैनिक वेतनभोगी पे तो इंजीनियर का किसी भी स्टेट में, भारत के किसी भी कोने में कोई इंजीनियर को कैसे आप दैनिक वेतनभोगी पे रख सकते हो? तो उपयंत्री बन के बैठे हुए हैं। उपयंत्री तो ठीक, नगर निगम उपयंत्री और विभाग प्रमुख बने पड़े हैं। आप अनुपम शुक्ला को की बात करो तो ये दैनिक वेतनभोगी पे थे, इनको रखा, क्या रखा आपको? भैया 14 साल की उम्र में तो रख ही नहीं सकते, चलो सब चीज़ को हटा के आपको रख भी दिया उपयंत्री, और आज के डेट में वो विभाग प्रमुख बन के रखे हैं। 2008 में 18 में रेगुलर हो गए। वो कैसे रेगुलर हो गए भाई? तो ये जब रखते हैं कर्मचारी को, नियोक्ता जो होता है, तो क्या ये सारे चीज़ों का वेरिफिकेशन नहीं करता है? प्रोविज़न सबका है, सब वेरिफिकेशन होने का, सब चीज़ वेरिफिकेशन होने का, हर चीज़ वेरीफाई होता है। लेकिन चूंकि सब हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो भी वैसे ही आए हैं, तो वो कैसे चेक करेंगे? अगर यही चीज़ अगर रोजगार के कार्यालय के थ्रू होती तो हम पारदर्शिता होती, कोई चीज़ हो ही नहीं सकता ना, संभव ही नहीं था। और यहाँ पे और दूसरी चीज़, इनको भी ये नहीं पता था कि कोई ऐसा एक्ट आ जाएगा आरटीआई टाइप का कि जिससे कि पूरी डॉक्यूमेंट पब्लिक के बीच में आ जाएगी, और वो जो अपॉइंट किए हैं किसको अपॉइंट किए, इससे इनको बहुत बड़ा घातक लगा है। और इसलिए आरटीआई जो कार्य करता है तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ ये बैंक करते रहते हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ब्लैकमेलर, दुनिया भर के तरह के आरोप। ब्लैकमेलर वाली बात पे करें तो भी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शुक्ला साहब का, संजय द्विवेदी साहब का, जिसमें उन्होंने खुद हाई कोर्ट में एक ब्लैकमेलर शब्द का यूज़ किया कि अरे आरटीआई वाले तो ब्लैकमेलर होते हैं। तो भाई कैसे कोई ब्लैकमेलिंग कर सकता है किसी का, जब तक कोई सामने वाला कुछ गलत काम ना किया हो? और सही आदमी होगा तो भाई गलत काम किया तो बोलने से क्या? भाई ब्लैकमेलिंग शब्द का कहाँ उपयोग किया है? संविधान में तो कहीं उपयोग नहीं है ब्लैकमेलिंग का। भाई अगर उपयोग है संविधान में ब्लैकमेलिंग का तो भाई वो बताएं कहाँ कैसे भाई ब्लैकमेलिंग है, तो उस पर एफआईआर दर्ज करवाओ ना। भाई आप तो सत्ता में बैठे हैं, आपके पास पावर है, हर चीज़ आप करवाओ उसको। आप एक गस्टेड अफसर आप करवा सकते हो ना, लेकिन आप केवल बोलते हो कि वो ब्लैकमेलिंग करता है, क्योंकि आपके पास पैसा है, पावर है, और जो भी 2 नंबर की कमाई उसके आधार पे आप हर चीज़ करते रहते हो। फिर ये आरटीआई में जब कोई लगाता आरटीआई, उसकी जानकारी देने में भी बड़ा आनाकानी करते हैं। हाँ नहीं, वही तो मैंने ये आरटीआई में दिन के अंदर डॉक्यूमेंट देने की मैं बताऊँ 2013 में मैंने आरटीआई लगाई थी नगर निगम की दैनिक वेतनभोगी और जो संविदा कर्मचारियों की। ये जानकारी मेरे को 2016 में मिली है, 3 साल बाद, जब माननीय राज्य सूचना आयुक्त हीरालाल त्रिवेदी साहब ने ऑर्डर दिया, उसके बाद उसमें भी आधी जानकारी दी गई। वो आज तक जानकारी पूरी नहीं दी गई। नगर निगम में कहीं ये गलत होती तभी ये जानकारियां देने में स्वाभाविक सी बात है भाई, जो चीज़ सही है आपको ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें तो वेबसाइट पे आपकी होनी चाहिए ना भाई। आपके यहाँ कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने वेतन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब साइट पे होना चाहिए। आपकी मांगने की जरूरत पहले से कर देना चाहिए भाई। जब आरटीआई एक्ट आया था 2005 में, उस समय तत्कालीन जो महापौर थी सुशीला सिंह, उसके समय पूरा डेटा साइट पे अवेलेबल किया गया था बस एक बार के लिए। उसके बाद से कभी नहीं हुआ। कितने ठेकेदार, यहाँ तक कि पार्षद मत के जो काम होते हैं वो भी उस पर अपलोड था कि फलाने के मकान से फलाने के मकान तक ये बनाया गया, फलाने के मकान से फलाने के मकान तक ये बनाया गया, इतना व्यय हुआ, वो सब चीज़ अपडेट था। उसके बाद ये चीज़ अपडेट क्यों नहीं किया गया? उसके बाद आप उस पर ब्लैकमेलिंग की बात आ जाते हो। और ये चीज़ें आप अंदाज़ा लगा रहे कि इतनी। और दूसरी चीज़, इसमें सोर्स इनकम कितनी थी दैनिक वेतनभोगी की? 8 से 10 हज़ार रुपये, 11 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी वाले का। तो भाई ये जो आए, ये कैसे आए? कोई कहानी नहीं भाई। अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लाते तो ये जो 900-950 फर्जी कर्मचारी नगर निगम में काम कर रहे हैं, वो योग्य कर्मचारी आते हैं, अच्छे लोग मिलते, अच्छे लोग करते, तो भाई वो काम करते। जो हित रिश्तेदार वाले, इसमें से 50% कर्मचारी तो घर पे बैठते हैं। जो कर्मचारी आते हैं वो अपना पैसा खाने के लिए आते हैं। नगर निगम, आप किसी भी जगह नगर निगम बदनाम है, क्योंकि पैसा खाने के चक्कर में नगर निगम हर जगह बदनाम है। नगर निगम ने परमिशन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, क्योंकि ये सब आए उसी रास्ते से हैं, उसी रास्ते से पैसा के बल पे ही केवल नौकरी कर रहे हैं। तो वो सब
पूरा उसी में होते रहता किसी है। का भाई भतीजा है या फिर किसी नेता कैसे के बोल सोर्स देंगे? से आ गया है, किसी अधिकारी के सोर्स से आ बिल्कुल गया। बिल्कुल सब बिल्कुल, यही अधिकतम चलता है। आप किसी भी नगर निगम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, आप उठा के उनका देख लीजिए, सब वैसे ही आए हैं। और एक उसके साथ साथ एक और कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि 2010 में ओपी श्रीवास्तव ने 495 स्वास्थ्य संरक्षक अपॉइंट किया। स्वास्थ्य संरक्षक की प्रोविजन केवल 2 साल के लिए था, संविधान नियुक्ति नियम 2007 के तहत 3 साल के लिए रहता है। 2 साल का था, उसके बाद शासन से परमिशन लेना था। तो 2010 में अपॉइंट किया, 2012 में समय खत्म। 2012 में समय खत्म होने के बाद भी आज के डेट में वो बिना एक्सटेंशन के काम कर रहे हैं और उनको पेमेंट हो रहा है। भाई ये पेमेंट कहाँ गया? पब्लिक का पेमेंट क्यों पेमेंट कर ये रही तो है? कुल मिला के शासन के नियम को भी चुनौती दे रहे हैं। शासन के नियम को नगर निगम मानता ही नहीं। शासन हाईकोर्ट किसी के नियम को नहीं मानता। नगर निगम का एक अपना खुद का इंडिविजुअल चलता है। जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनकी एक अलग कहानी है। अब आप ये बताइए, कभी आज तक कभी इतिहास में हमने सुना कि किसी के 3-3 अपॉइंटमेंट डेट हो सकते हैं? वो किसी की नहीं सुने। नहीं हो सकते ना। सारे नगर निगम के सर्टिफाई पेपर हैं। हाईकोर्ट के, मैं अपना भी नहीं बोल रहा, हाईकोर्ट से पेपर निकालेंगे आप, मैं आपको दिखा दे दूंगा। हाईकोर्ट से पेपर मैंने जो निकाला है उसमें भी सर्टिफाई करके इनका डेट लिखा हुआ है। कैसे भाई ये 420 के मामले में कैसे? इनको तो पूरे को अंदर होना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। अंदर नहीं, इनको तो अलग करना चाहिए। भाई आप कोर्ट को जब गलत डाटा दे सकते हो तो आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, वो भी मानो उच्च न्यायालय को। तो वो कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं ना कुल मिला के। भाई आप कोर्ट को सीधे सीधे 420 कर रहे हो कोर्ट के साथ, और उसमें अधिकारी भी आपका सहयोग कर रहा है। पिटीशन भी जो लिखा है, पिटीशन भी गलत आपने डाला, उसमें मेंशन किया है। आप उस पर तो बोल देंगे चलो टाइपिंग मिस्टेक है। भाई आप लिख रहे हो कि अधीक्षण यंत्री ने हमको अपॉइंट किया एसी, लेकिन आप उस पर पेपर किसके लगा रहे हो? एई के लगा रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर के। क्या असिस्टेंट इंजीनियर कभी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है आज तक कहीं भी? नगर निगम में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी आयुक्त है। तो आयुक्त ने किसी का जब अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किया तो वो काम पे कैसे आ गया बंदा? तो भाई आप इस चीज़ के हो तो वही, वो तो हर चीज़ होगी। फिर वो उनकी एक यूनिटी है, उनकी भीड़, जो सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो सब उनकी यूनिटी है। चूंकि ज़्यादा बोलबाला उनका है तो उनकी यूनिटी चलती है, उनकी यूनिटी हावी हो जाती है। अभी आप जो तत्कालीन कमिश्नर के साथ भी जो घटनाएं हो रही है सब वही फर्जी वालों की यूनिटी है, उसमें कोई भी एक्चुअल कर्मचारी एक भी नहीं आएंगे सामने। अभिषेक जी, मैं ये पूछना चाह रहा आपसे कि भाई जब आयुक्त जो कमिश्नर होता है, आईएएस होता है, आईएएस तो अब बता दें कि पढ़ाई इतनी कठिन होती है और इतना पढ़ते हैं, तो क्या इनको ये तो सारा पावर रहता है इनको कि किसी को हटाना, किसी को करना? जब इतनी सारी चीज़ें कर सकते फिर ये लोग आंख मूंझ के देखते हैं तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये सब चीज़ें जब आप लोग लेके आते हैं, उनके सामने बताते हैं, शिकायतें भी होती हैं, फिर ये लोग क्या डरते हैं क्या? स्वाभाविक सी बात है कि इनके पास पावर है। आयुक्त नगर निगम में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो हटा भी सकता है, उसके पास कोई कारण की कमी नहीं होती हटाने का। लेकिन उसके बाद भी आयुक्त नहीं करते हैं। किसी न किसी कारण से, राजनीतिक कारण, व्यक्तिगत कारण, किसी न किसी कारण से वो दबे रहते हैं, जिसके कारण से वो इस टाइप के नहीं उठाते हैं कि हाँ हम उठा देंगे एक्शन तो हमको भी दिक्कत हो जाएगा, भाई कोई राजनीतिक प्रेशर हो जाएगा, मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, या मेरे को कहीं ऐसे सेंट्रल लाइन में फेंक देंगे कि जहाँ से मैं फिर बाहर नहीं निकल पाए। आप उदाहरण के तौर पे जो यहाँ पे एक आयुक्त थे जबलपुर में नगर निगम 2000 के दशक में, थेटे साहब, जिनने इतना बड़ा काम किया, वो पूरी लाइफ अभी तक कलेक्टर नहीं बन पाए। उनकी बात तो कोई आईएएस अधिकारी ऐसा दिखा भी नहीं नगर निगम में कि जिसने मतलब इतने दिल्ली से काम किया हो या फिर नहीं। आप उसका मुख्य रीज़न समझे ना भाई। थेड़े साहब ने जो काम किया उसका रीज़न देखिए कि वो कभी कलेक्टर नहीं बन पाए। तब उसके, क्योंकि यहाँ पे सारे फर्जीवाड़ा कर्मचारियों का उस समय भी इतना ही दबदबा था। उनका दबदबा शुरू से ही है, क्योंकि सब फर्जी हैं तो दबदबा है उनका। तो वो अब जो नए आ रहे हैं उनको एग्जाम्पल देते कि देख लो तुम ज़्यादा करोगे तो तुम्हारी भी यही स्थिति हो जाएगी कि तुम आईएएस तो बन गए पढ़ के अपने बल पे, लेकिन कभी कलेक्टर नहीं बन पाओगे और कभी कोई तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। इतनी हम पावर रखते हैं। उनका जो राजनीतिक संरक्षण या जो भी संरक्षण बोलिए अब उनके पास है, जो कि जो अधिकारी हैं वो इससे व्यक्तिगत हो गए कि डरते हैं, और डर से आप कुछ भी करा सकते हैं। देखिए जो आईएएस अधिकारी जो डायरेक्ट आईएएस होके आते हैं तो नगर निगम में, अगर डायरेक्ट नगर निगम में आए हैं तो उनका स्टार्टिंग दौर रहता है वो, और स्टार्टिंग दौर में कोई भी नहीं चाहता कि हम फालतू के पंगे पालें इनसे, क्योंकि उनको दिखती है कि भाई एक सेक्रेटरी लेवल तक जाने वाला आदमी को अगर ये छोटे मोटे आयुक्त लेवल वाले पद पे काम करना है तो इस पर कोई पंगा हो गया, कुछ कैरियर पे दाग लग जाए तो वो अवॉइड करते हैं कि सब पे हमको दाग ना लगे। क्योंकि देखिए जितने भी आईएएस अपॉइंट होते हैं या जो स्टार्टिंग में होते हैं उनका सबका एम रहता है कि भाई हम एटलीस्ट पीएम के सेक्रेटरी तक जाएं, नहीं तो कम से कम कुछ नहीं तो एमपी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी तक तो रहते ही रहते हैं। मतलब उनका टारगेट रहता है कि वहाँ तक जाएँ, और वो अच्छे कामों से होता है। और चूँकि ऐसे काम करेंगे तो जो कर्मचारियों की जो यूनिटी है, जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, जो फर्जीवाड़ा है, तो उस चक्कर में ये कोर्ट में जाएंगे, समय बर्बाद होगा। तो फिर हर चीज़ें इनकी जो सर्विस रिकॉर्ड के लिए मायने रखता है कि भाई काउंट तो होगा ही होगा कि आपने क्या ये हुआ वो हुआ। और राजनीतिक भी होती है कि राजनीतिक संरक्षण भी रहता है जो कर्मचारी के नेता हैं इनको।
तो उस सब पे फ़ायदा उठाता है, इसलिए वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अच्छा, ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो फिर नहीं करते हैं, ये गलत है, इनको करना चाहिए ताकि भाई एक समाज के लिए भाई हर चीज़ आप व्यक्तिगत तौर पे सोच के चलोगे तो फिर संभव नहीं है। भाई हर आदमी अगर हर चीज़ को व्यक्तिगत लेके चले तो फिर वो करना ही नहीं चाहिए काम को। सही बोल रहे हैं आप। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप आरटीई लगाते हैं, काफ़ी सालों से लगा रहे हैं, तो इतना मतलब ये सब चीज़ें लेके आते तो कभी आपको ऐसा दबाव आप पे या धमकी वगैरह भी मिलती होगी, तो फिर इनसे कैसे निपटते होंगे आप? देखिए, दबाव धमकी तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई उतना वो बात नहीं है, नॉर्मली वो तो चलते रहता है, देते रहते लोग। तो एक सिंपल है, कई थाने में कंप्लेन मतलब मैंने भी वो डाला हुआ है, शिकायत डली है कि भाई कि कई बार आते हैं, शिकायत आते हैं, ये आते हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बातें हैं, इस पर अगर आप सोचेंगे तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अब घर से भी जब निकलते हो तो भाई निकले घर से, हो सकता है भाई हम ये नहीं बोले कि किसी का हाथ हो भाई, और इसी सी बात है, चलते चलते आपका कुछ पैर फंस गया, कुछ हो गया, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें अब कोई किसी को दोष देने की नहीं बोल सकते हैं। जो जीवन और मृत्यु है किसी के हाथ में नहीं है, जो है ऊपर वाला है, तो सबके साथ है। अच्छा, ये जो सब मैटर मतलब ये सामने ला रहे हैं, तो क्या इसको लेके आप कोर्ट में भी जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हस्तक्षेप भी कर रहे हैं कोर्ट में कि हाँ, मतलब? जैसे अनुपम शुक्ला का भी जो एक हाई कोर्ट में याचिका लग रहा है, उन्होंने लगभग 12 पिटीशन लगाए हैं हाई कोर्ट में स्टार्ट से अभी तक। तो जो अभी एक पिटीशन जो उनकी चल रही है उसमें मैंने अभी हस्तक्षेप याचिका फाइल की है उसमें, और उसमें मैं बना हूँ, हस्तक्षेप किया हूँ। तो अभी उसमें ये जैसी नवरात्रि से समाप्त वैकेशन चल रही है, 10 तारीख के बाद वैकेशन समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद जस्ट उसमें मैं अभी मतलब अपने अधिवक्ता साहब को बोला हूँ कि सर इसमें एक उसकी एप्लीकेशन लगाई जाए कि अर्जेंट हियरिंग की, और तत्काल इसको कोर्ट सुने। तो आपको क्या लगता है इस पे, मतलब नहीं, क्या? कोर्ट पे देखिए, न्यायपालिका पे विश्वास शुरू से है, रहेगा और है। न्यायपालिका ऐसे जजमेंट देंगी जिसमें कि पब्लिक के लिए वो लैंडमार्क बनेगा और कुछ ऐसा होगा ताकि वो भविष्य में भी लोग याद रखेंगे, और क्योंकि ऐसा कोई हरकत ना करेगा, कोई अधिकारी भी नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद है कि न्यायपालिका देगी जजमेंट। तो जैसे कि अभिषेक जी कह रहे हैं कि मतलब न्यायपालिका पे भरोसा है, न्यायपालिका जो भी निर्णय देगी वो सभी के हितों के लिए ठीक होगा, और उनको न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, और होना भी चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब अधिकारी नहीं सुनता है तो एक आखिरी रास्ता वही बचता है कि आदमी वहाँ मतलब न्यायपालिका के पास जाता है और न्याय की गुहार लगाता है, और उसको मालूम है कि वहाँ पे ही उसको न्याय मिल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये नगर निगम में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस पे कहीं ना कहीं वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं, आईएएस लेवल के होते हैं, इनको भी उस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ये वहाँ पे ही इन चीज़ों को रोक दें तो वो न्यायपालिका तक नहीं पहुँचा, क्योंकि ये सारा काम अधिकारियों का होता है जो कि न्यायपालिका को करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कार्यपालिका पे भी मतलब सवालिया निशान लगाती है, और इस पर एक बार विचार करना चाहिए। जबलपुर से मंगलेश्वर।